कहानी की शुरुआत में लोग अपनी जान बचाने के लिए एक जहाज से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ रेगिस्तान में हजारों ज़ॉम्बीज़ इंसानों का बेरहमी से पीछा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उड़ान भरते एक छोटे विमान का भी पीछा नहीं छोड़ते। उसी भीड़ में एक भयानक ज़ॉम्बी जिसके चेहरे पर गहरे घाव हैं, गुस्से से दहाड़ता हुआ दिखाई देता है। रात होते ही ज़ॉम्बीज़ एक ट्रक के आसपास छिपे लोगों को सूंघ कर ढूंढने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ नावों के पास खड़े हैं, जबकि बाकी इंसानों के आखिरी सुरक्षित किले पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ सिर्फ चीखें, गोलियां और मौत का मंजर दिखाई देता है। इसी बीच एक छोटा बच्चा अपने घर में आराम से कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी का सिग्नल कट जाता है और स्क्रीन पर इमरजेंसी न्यूज चलने लगती है। एंकर घबराई हुई आवाज में खबर पढ़ रहा है, जबकि स्क्रीन पर एक आदमी लगातार खांसता हुआ दिखाई देता है। उधर एयरपोर्ट लाशों से भर चुका है और एक अकेला सुरक्षा कर्मी डरे हुए कदमों से वहां से गुजर रहा है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी है। धुएं के बीच से एक एम्बुलेंस निकल रही है। बस में बैठी एक महिला डर के मारे चीख रही है। सड़कें लोगों से भरी हुई हैं और शहर के कई हिस्से आग की लपटों में जल रहे हैं। उधर वही छोटा बच्चा सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी बहन खिलौने की बंदूक तानकर उसे डराती है और हंसने लगती है। तभी उनके पिता का वीडियो कॉल आता है। वो गाड़ी में बैठे हुए परिवार से बात कर रहे हैं। इधर माँ घबराहट में जल्दी जल्दी सूटकेस पैक कर रही है। पिता अपने हाथ में पहना हुआ लकी चार्म ब्रेसलेट दिखाते हैं, जिसे देखकर छोटी बच्ची मुस्कुरा देती है। माँ बच्चों को बैग पकड़ाती है, लेकिन तभी बच्ची खिड़की से बाहर कुछ ऐसा देखती है जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। अगले ही पल घर का मुख्य दरवाजा खुलता है और माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर भागती है। वे किसी तरह कार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक खूंखार ज़ॉम्बी माँ पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। डर से कांपती बच्ची कार के नीचे छिप जाती है और वहीं से अपनी आंखों के सामने अपने भाई को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरते हुए देखती है। वो सदमे से कांपने लगती है। कुछ देर बाद जब वह कार के नीचे से बाहर निकलती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी माँ अब इंसान नहीं रही, वो खुद एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और धीरे धीरे अपनी ही बेटी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और ज़ॉम्बी बनी माँ वहीं ढेर हो जाती है। एक सैनिक जैसा दिखने वाला आदमी कार के नीचे अपना हाथ बढ़ाता है और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। वो उसके कान बंद कर देता है और अगले ही पल अपने ही भाई को गोली मार देता है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। इसके बाद कहानी सीधे 10 साल आगे बढ़ती है। अब पूरा शहर वीरान खंडहर बन चुका है। जहाँ कभी जिंदगी थी वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा है। वही छोटी बच्ची अब बड़ी होकर एबी बन चुकी है और उसे बचाने वाला आदमी कासियस उसे बंदूक चलाना और जिंदा रहना सिखा रहा है। दोनों जंगल में निशानेबाजी करते हैं। कासियस एक मरा हुआ हिरण देखता है, जबकि एबी पेड़ के तने पर कुछ नक्काशी करती है। रात में दोनों आग के पास बैठे हैं। एबी एक किताब में बने मैप को ध्यान से देख रही है, जबकि कासियस उसमें कुछ लिख रहा है। तभी कैंप के बाहर हल्की सी आहट होती है। कासियस तुरंत सतर्क हो जाता है और बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। कासियस बिना देर किए उसे गोली मार देता है। दोनों उसकी लाश को देखते ही समझ जाते हैं कि अगर एक यहाँ है तो आसपास और भी ज़ॉम्बीज़ जरूर होंगे। सुबह होते ही दोनों घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। रेगिस्तान के बीच अचानक घोड़े बेचैन होकर जोर जोर से हिनहिनाने लगते हैं। कासियस तुरंत खतरा भांप जाता है। दोनों दूर देखते हैं, जहां एक जीप ज़ॉम्बीज़ से घिरी हुई है। कासियस उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एबी गोली चला देती है। अब मजबूर होकर कासियस भी फायरिंग करता है और दोनों जीप तक पहुंच जाते हैं। जीप के पास पहुंचकर कासियस एक मरे हुए आदमी के जूते उतार लेता है। उसी समय एबी को जीप के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। कासियस वहां से निकलना चाहता है, लेकिन तभी कई गाड़ियां उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। बंदूकें उनकी तरफ तान दी जाती हैं। कासियस के हाथ से जूते भी छीन लिए जाते हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। अगर ऐसी फिल्में पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी एक गर्भवती महिला गाड़ी से उतरकर उनकी जान बख्शने की गुहार लगाती है। एबी उसकी बात ध्यान से सुन ही रही होती है कि अचानक घोड़ा फिर से खतरे का संकेत देता है और अगले ही पल चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ की डरावनी चीखें गूंज उठती हैं। हजारों ज़ॉम्बीज़ उन सब पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कई वहीं मारे जाते हैं। एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है। वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां ही खत्म हो चुकी होती हैं। इसी अफरा तफरी में एबी गर्भवती महिला को जीप में बैठा देती है। उधर कासियस लड़ते लड़ते पीछे हटता है और आखिरकार उस चालाक महिला ज़ॉम्बी को भी मार गिराता है। इसके बाद वे सब जीप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पीछे एक और ज़ॉम्बी चुपचाप खड़ा उस मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देख रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है।
एक काले चेहरे वाला जॉम्बी मरी हुई महिला जॉम्बी को देखकर दर्द से भर उठता है। वह उसे अपनी पत्नी की तरह देखकर गुस्से में जोर से दहाड़ने लगता है। उधर काशियस, गर्भवती महिला और उसके पति किसी तरह जॉम्बीज के चंगुल से बच निकलते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वे लोग शिप टाउन नाम के एक सर्वाइवर कैंप तक पहुंचना चाहते हैं। यह सुनते ही एब्बी की आंखों में उम्मीद लौट आती है, क्योंकि वह लंबे समय से इस जगह तक पहुंचने का सपना देख रही थी। दिशा तय करने के बाद काशियस गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती और बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। तभी गर्भवती महिला का पति अपना परिचय देता है। उसका नाम डेविड है और वह एक प्रोफेशनल मैकेनिक है। वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन जरूरी पुर्जों की कमी के कारण गाड़ी ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। मजबूर होकर सभी पैदल ही पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में एब्बी के जन्म स्थान वाले शहर पहुंच जाते हैं। इमारतें अब भी खड़ी हैं, लेकिन चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है जैसे यहाँ जिंदगी ने सालों पहले दम तोड़ दिया हो। काशियस रात बिताने के लिए एक बड़ी इमारत चुनता है। इलाका सुरक्षित मिलने के बाद सभी अलाव के पास बैठ जाते हैं। एब्बी बेसब्री से शिप टाउन के बारे में पूछती है। मेगन बताती है कि उसने पहले ही रेडियो के जरिए वहाँ संपर्क कर लिया है। वह कैंप कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया है। जमीन से अलग होने की वजह से वहाँ जॉम्बीज का पहुँचना लगभग नामुमकिन है और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन काशियस को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपना पूरा समय चौकसी करने और चारों तरफ बम के जाल बिछाने में लगा देता है। सब कुछ तैयार होने के बाद वह बताता है कि वह मेगन और डेविड को कुछ दूर तक सुरक्षित पहुंचाएगा, फिर उनके रास्ते अलग हो जाएंगे क्योंकि उसे दूसरी दिशा में मौजूद बंदरगाह तक जाना है। यह सुनकर एब्बी चुपके से उसके पास जाती है और पूछती है कि वह उनके साथ शिप टाउन क्यों नहीं चल रहा। काशियस शांत आवाज में समझाता है कि जहाँ ज्यादा भीड़ होती है वहाँ खतरा भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एब्बी उसकी बात नहीं मानती। दोनों के बीच बहस हो जाती है और वह अकेले ही ऊपर जाकर पहरा देने लगती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि काले चेहरे वाला जॉम्बी उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच चुका है और अब उनकी गंध का पीछा करते हुए लगातार उनके करीब आ रहा है। अगली सुबह एब्बी अपने बचपन की यादों वाली किताब देख रही होती है। तभी पेड़ों के बीच हल्की सी आहट सुनकर उसे एहसास हो जाता है कि जॉम्बी यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वह सबको चेतावनी देने के लिए नीचे भागती है, लेकिन रास्ते में ही एक जॉम्बी उसका रास्ता रोक लेता है। वह अपनी फुर्ती से उसे धक्का तो दे देती है, मगर खुद का संतुलन खो बैठती है। ठीक उसी वक्त काशियस पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। कुछ ही देर बाद काले चेहरे वाला जॉम्बी अपने पूरे झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वे काशियस के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं और जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज सुनते ही काशियस समझ जाता है कि जॉम्बीज अब उनके बिल्कुल पीछे आ चुके हैं। तभी एब्बी को पास का पुराना नागरिक हवाई अड्डा याद आता है, जहां वह बचपन में अपने पिता के साथ आया करती थी। अगर ऐसी फिल्में पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह उम्मीद जताती है कि शायद वहां कोई विमान अब भी सुरक्षित हो, जिससे उनका कई दिनों का सफर आसान हो जाएगा। काशियस को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन एब्बी के जोर देने पर सभी वहां जाने का फैसला करते हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचकर उन्हें सिर्फ खाली मैदान दिखाई देता है और सबकी उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन एब्बी हार नहीं मानती। उसे याद आता है कि उसके पिता ने वहां एक निजी हैंगर खरीदा था। वे पुराने तरीके से उसका दरवाजा खोलते हैं और अंदर पिता का छोटा विमान सुरक्षित खड़ा मिलता है। यह देखकर एब्बी के चेहरे पर खुशी लौट आती है। डेविड विमान की जांच में लग जाता है, जबकि काशियस और एब्बी ऊपर टावर पर पहरा देने चले जाते हैं। तभी उनकी नजर दूर से तेजी से बढ़ते जॉम्बीज के विशाल झुंड पर पड़ती है। काशियस बिना एक पल गंवाए नीचे दौड़ता है और सबको चेतावनी देता है कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। हालांकि डेविड की जांच अभी पूरी नहीं हुई होती, फिर भी मजबूरी में वे उड़ान भरने का फैसला करते हैं। जॉम्बीज तेजी से रनवे तक पहुंच जाते हैं। एब्बी अपनी धुंधली यादों के सहारे किसी तरह विमान स्टार्ट कर देती है। जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ता है, पीछे हजारों जॉम्बीज भी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भागने लगते हैं। काशियस विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक जॉम्बी को गोली मार देता है और आखिरकार एब्बी विमान को सफलतापूर्वक हवा में उड़ा देती है। नीचे खड़ा काले चेहरे वाला जॉम्बी आसमान की तरफ घूरता रह जाता है। विमान में बैठे सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे जल्द ही शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी अगले ही पल विमान के पिछले हिस्से में अचानक आग लग जाती है और विमान बेकाबू होकर सीधे जमीन की ओर गिरने लगता है। विमान तेजी से नीचे गिरता है और सीधे जंगल के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। किस्मत से विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था।
पेड़ों से टकराकर उसकी रफ्तार रुक जाती है, इसलिए चारों लोग बाल बाल बच जाते हैं और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आती हैं। लेकिन अब विमान पूरी तरह बेकार हो चुका था, इसलिए उनके पास पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। चलते चलते वे एक सुनसान और परित्यक्त रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। कार्सन चारों तरफ नजर दौड़ाकर यकीन कर लेता है कि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। तब वह फैसला करता है कि आज की रात यहीं बिताई जाएगी। उसे पता है कि बंदरगाह और शिप टाउन पहाड़ के दूसरी तरफ है, इसलिए अगर सब ठीक रहा तो वे जल्द ही वहां पहुंच सकते हैं। इसी बीच डेविड अपनी गर्भवती पत्नी को सुरक्षित बैठाकर अकेले एक पुराने रेल डिब्बे में चला जाता है। वह अपनी पैंट ऊपर करता है और ज़ॉम्बी के काटने का गहरा घाव दिखाई देता है। उसे अच्छी तरह पता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एक पल के लिए वह अपनी जान लेने का सोचता है, लेकिन अपनी होने वाली संतान और पत्नी का ख्याल आते ही अपना फैसला बदल देता है। अगली सुबह कार्सन को डेविड पर शक होने लगता है। वह चुपके से उसकी पैंट उठाकर देखता है और काटने का घाव देखकर सब कुछ समझ जाता है। लेकिन तभी आगे चल रही एबी सभी को जल्दी चलने के लिए आवाज देती है। कार्सन अपने मन का फैसला फिलहाल टाल देता है और किसी से कुछ नहीं कहता। रात होते होते उन्हें दूर एक पुराना फार्म हाउस दिखाई देता है। कार्सन बंदूक संभालकर सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी अंदर से चेतावनी की आवाज सुनाई देती है। अब साफ हो जाता है कि घर के अंदर कोई मौजूद है। एबी आगे बढ़कर भरोसा दिलाती है कि वे लोग किसी तरह का खतरा नहीं है। जैसे ही घर के मालिक को पता चलता है कि उनके साथ एक गर्भवती महिला भी है, उसका शक थोड़ा कम हो जाता है। वह एहतियात के तौर पर उनके हथियार अपने पास रख लेता है और फिर सभी को घर के अंदर आने देता है। घर के अंदर सोलर पावर और बारिश के पानी को साफ करने का पूरा इंतजाम देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कई दिनों बाद एबी गर्म पानी से नहाती है और फिर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उधर कार्सन अपना लैपटॉप चार्ज करता है। उसमें अपनी पत्नी के साथ बिताए पुराने दिनों की तस्वीरें हैं, जिनमें एक तस्वीर उसकी गर्भवती पत्नी की भी होती है। उन्हें देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इसके बाद वह मेगन के पास जाकर कहता है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है। अब वह पहले उसे सुरक्षित शिप टाउन तक पहुंचाएगा, उसके बाद एबी के साथ बंदरगाह की तरफ जाएगा। अगर ऐसी फिल्में पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी दौरान घर का मालिक सभी को शराब देता है। लंबे समय बाद सब खुलकर बातें करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें अजीब होती जाती हैं। वह कहता है कि ज़ॉम्बीज ही इंसानों के विकास का अगला चरण है और अब दुनिया पर राज करने का अधिकार उन्हीं का है, ठीक वैसे ही जैसे कभी इंसानों ने बाकी जीवों पर किया था। उसकी सोच सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। उधर डेविड की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वह बाथरूम में जाकर अपना घाव देखता है और समझ जाता है कि वायरस अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। जब वह वापस हॉल में आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कार्सन, एबी, मेगन और बाकी सभी बेहोश पड़े होते हैं। तभी घर का मालिक एक रहस्यमयी मशीन चालू करता है। मशीन के चलते डेविड को असहनीय दर्द होने लगता है और वह भी जमीन पर गिर पड़ता है। होश आने पर डेविड देखता है कि वह और उसके सभी साथी मजबूती से बंधे हुए हैं। तब सच सामने आता है कि घर के मालिक ने उनकी शराब में नशीली दवा मिला दी थी। असल में वह एक जीव विज्ञानी है जिसने वर्षों की रिसर्च के बाद ऐसी मशीन बनाई है जो कम आवृत्ति वाले सिग्नल से ज़ॉम्बीज को नियंत्रित कर सकती है। उसके लिए कार्सन और उसके साथी सिर्फ जिंदा इंसान नहीं बल्कि प्रयोग करने के नमूने थे। इतना कहकर वह पीछे रखा पिंजरा खोल देता है। अंदर उसकी अपनी पत्नी कैद होती है जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है। जैसे ही वह मशीन का स्विच दबाता है, वह ज़ॉम्बी सीधे कार्सन पर हमला कर देती है। उसी समय डेविड अपने शरीर में फैल चुके वायरस की ताकत से रस्सियां तोड़ देता है। वह मशीन को नष्ट कर देता है और कार्सन समेत सभी साथियों को आजाद कर देता है। मौका मिलते ही घर का मालिक वहां से भाग निकलता है। कार्सन एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता। सभी बाहर खड़ी एक कार में बैठते हैं और घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन घर का मालिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से अपनी मशीन का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज के पूरे झुंड को उनके पीछे भेज देता है। कार्सन पूरी रफ्तार से कार दौड़ाता है, लेकिन अचानक रास्ते में गिरा एक विशाल पेड़ उनका रास्ता रोक देता है। मजबूर होकर उन्हें कार छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। डेविड समझ चुका था कि अब उसका अंत करीब है। वह अपनी पत्नी को आखिरी बार देखता है, उसे अलविदा कहता है और अकेले ही पीछे रुककर ज़ॉम्बीज के पूरे झुंड का सामना करने का फैसला करता है। उसे पता था कि वह उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक पाएगा, लेकिन अपने साथियों को भागने के लिए कुछ कीमती वक्त जरूर दिला सकता है। कार्सन मेगन को संभालते हुए लगातार आगे बढ़ता है। जैसे ही वे मौत से बचते हुए आगे पहुंचते हैं, उन्हें सामने एक चौकी दिखाई देती है। एबी की आंखों में उम्मीद लौट आती है
क्योंकि वह समझ जाती है कि यही उनकी मंजिल है। उधर चौकी के रक्षक शोर सुनते ही हथियार उठा लेते हैं और जॉम्बीज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। काली आंखों वाले जॉम्बीज का नेता अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है। सामने गहरा पानी होने की वजह से वे कैंप तक नहीं पहुंच सकते थे। उधर कैसियस और बाकी लोग नाव के जरिए सुरक्षित कैंप के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन मेगन की पानी की थैली फट चुकी थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। खुशनसीबी से वहां अस्पताल और डॉक्टर पहले से मौजूद थे। अगली सुबह कैसियस और एब्बी पहली बार पूरे कैंप को देखते हैं। कई बड़े जहाजों को जोड़कर समुद्र के बीच एक विशाल सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाया गया था। कुछ देर बाद कैसियस की मुलाकात कैंप के इंचार्ज से होती है। वह दोनों का स्वागत तो करता है, लेकिन साफ कह देता है कि यहाँ रहने के लिए हर नियम का पालन करना होगा। यह बात सुनते ही कैसियस बिना सोचे वहां से जाने का फैसला कर लेता है। उसे भीड़ से दूर अकेला द्वीप ही ज्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन एब्बी पहली बार अपनी उम्र के बच्चों के बीच खुश थी, इसलिए वह यहीं रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी डॉक्टर आकर एक दुखद खबर देता है। मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनते ही कैसियस तुरंत अस्पताल पहुंचता है। मेगन कांपते हाथों से अपनी नवजात बेटी उसे सौंपती है और आखिरी इच्छा जताती है कि वह उसे अपनी बेटी एमी की तरह पालकर बड़ा करे। भावुक होकर कैसियस उसकी बात मान लेता है। उधर एब्बी कैंप में एक लड़के के साथ घूम रही होती है। कई सालों बाद वह पहली बार सामान्य जिंदगी जैसा महसूस करती है। इसी दौरान वह उस लड़के को चुपके से जहाज के अंदर जाते हुए देखती है और उसके पीछे चली जाती है। अंदर पहुंचकर वह तारों और बमों का पूरा जाल देखकर हैरान रह जाती है। लड़का बताता है कि यह एक गुप्त सुरक्षा व्यवस्था है ताकि खतरा आने पर सभी लोग यहाँ से सुरक्षित निकल सकें। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। वही सन की घर का मालिक अब जॉम्बीज के नेता के साथ मिलकर पूरे कैंप पर हमला कर देता है। कैंप की प्राकृतिक सुरक्षा पल भर में बेकार हो जाती और जॉम्बीज पानी के रास्ते अंदर घुस आते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग एक एक करके मारे जाने लगते हैं, जबकि कैसियस सिर्फ एब्बी को ढूंढने में लगा होता है। आखिरकार वह एब्बी तक पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन संघर्ष के दौरान वह नीचे गिर पड़ता है और उसका सामना सीधे जॉम्बीज के नेता से हो जाता है। लड़ाई के बीच कैसियस उसके हाथ में लगा कंट्रोल उपकरण तोड़ देता है। उपकरण टूटते ही सभी जॉम्बीज उसके नियंत्रण से आजाद हो जाते हैं और अगले ही पल अपने ही नेता पर टूट पड़ते हैं। खुशनसीबी से कैंप में पहले से एक गुप्त बचाव रास्ता बनाया गया था। ज्यादातर लोग सुरंग के रास्ते दूसरी तरफ निकलने लगते हैं। उसी समय बम फोड़ने की तैयारी होती है, लेकिन लड़का चिल्लाकर सबको रोक देता है, क्योंकि एब्बी अभी भी नाव पर फंसी हुई थी। अपनी जान की परवाह किए बिना कैसियस वापस जाता है और आखिरी पल में एब्बी को बचाकर बाहर ले आता है। तभी एब्बी की नजर मरते हुए उस जॉम्बी पर पड़ती है और सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जॉम्बीज का नेता कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। इतने में चारों तरफ बम फटने लगते हैं और पूरा कैंप आग की लपटों में घिर जाता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं थी। कैंप का इंचार्ज पहले ही जॉम्बी के काटने से संक्रमित हो चुका था और धीरे धीरे बदलने लगा था। तभी एक जॉम्बी उसे नीचे गिरा देता है। कैसियस उससे भिड़ जाता है। उधर एब्बी बंदूक उठाती है और सामने खड़े जॉम्बी को देखकर एक पल के लिए जम जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे, लेकिन अब उनमें इंसानियत की कोई निशानी नहीं बची थी। आंखों में आंसू लिए एब्बी भारी दिल से ट्रिगर दबा देती है और हमेशा के लिए अपने पिता को खो देती है। इस भयानक संघर्ष के बाद कैसियस और बचे हुए सभी लोग एक दूर के सुरक्षित द्वीप पर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। और आखिर में सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। जिस जॉम्बी महिला को शुरुआत में कैसियस ने गोली मारी थी, वह कोई और नहीं बल्कि एब्बी की अपनी माँ थी। यहीं पर इस दर्दनाक कहानी का पूरा सच सामने आ जाता है। अगर ऐसी फिल्में पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।